नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 10वें बजट में वो फैसला करा जो पिछले 9 बजट से नहीं हो पा रहा था। चुनाव से 14 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के मिडिल क्लास वोटर को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। जिनकी आमदनी साल में 7 लाख रुपए तक है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो नौकरी करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी पाते हैं, उन्हें एक और फायदा एक्स्ट्रा मिला है। अगर आपकी सालाना सैलरी 15 लाख से ऊपर है, यानी करीब 1.25 लाख रुपया महीना आप कमाते हैं, तो 52,500 रुपए का स्पेशल स्टैंडर्ड डिटेक्शन मिलेगा। बजट एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे डिकोड करना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इसलिए आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी इसे बेहद फायदेमंद बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ और ही बात समझा रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री इस बजट को क्रांतिकारी बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इसे बेहद हानिकारक ठहरा रहे हैं। तो कौन नेता सही बोल रहा है, इस बजट का सही विश्लेषण आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी के 10 मिनट 24 की जीत का टिकट, वित्त मंत्री के 87 मिनट विपक्ष की चिंता फिकर। मोदी ने मिडिल क्लास, किसान, गरीब, आदिवासी, पिछड़ा, महिला, हर किसी की जेब में पैसा ट्रांसफर किया। थोड़ी देर में आपको बताएंगे किसके खाते में कितना पैसा गया। लेकिन मोदी के पैन इंडिया बजट में राहुल को क्या दिखा? अरविंद केजरीवाल कौन सी 4 लाइन घुमाते रहे? अखिलेश यादव माइक्रोस्कोप से क्या ढूंढने लगे? दक्षिण में केसीआर को क्या समझ में आया? बैरिस्टर ओवैसी को किस बात से दिक्कत हो गई? मोदी देश का बजट लेकर आए, महबूबा मुफ्ती कौन से स्क्रिप्ट रेडी करके बैठ गई? बजट में तेजस्वी यादव को धर्म क्यों दिखने लगा? उन्होंने हिंदू मुसलमान क्यों फिट कर दिया? मोदी किस रास्ते पर निकले हैं? विरोधी किस रास्ते पर चल पड़े हैं? मोदी का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? विरोधियों का शॉर्ट टर्म गोल क्या है? चलिए एक एक डिटेल आपको देते हैं। वित्त मंत्री ने खाका तैयार किया। 87 मिनट में 51 बार टैक्स, 28 बार विकास, 27 बार राज्य, 25 बार खेती, 22 बार स्कीम, 21 बार इकोनॉमी, 17 बार डिजिटल, 26 बार इनकम, 14 बार किसान शब्द का जिक्र किया। फिर प्रधानमंत्री कैमरे पर आए। 10 मिनट में मोदी ने 14 बार बजट, 16 बार भारत, 5 बार महिला, 3 बार विकसित, 4 बार विश्वकर्मा, 2 बार डिजिटल और 6 बार मध्यम वर्ग को याद किया। जिस वक्त संसद में सत्ता पक्ष जोर जोर से मेज थपथपा रहा था, उस वक्त विपक्ष का चेहरा लाल हो रखा था। कोई हंस रहा था तो कोई मुंह लटकाए बैठा था। मोदी के लिए 2023 वाला बजट सिर्फ 1.5 घंटे का सरकारी कार्यक्रम नहीं था। इस बजट में मोदी का न्यू इंडिया वाला विजन था। मोदी की महत्वाकांक्षा थी। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी का फोकस कहां है, ये 5 पॉइंट्स में क्लियर है। फ्यूचर की फिक्र, ग्रोथ का जिक्र, इकोनॉमी पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और जॉब सेंट्रिक अप्रोच। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। 2023 के बजट को मोदी विकसित भारत की मजबूत नींव बता रहे हैं। मोदी के विरोधी इसे चुनावी बजट बताकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच
15 दिन पहले से ही शुरू किए। तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। लोगों के साथ इनकम भी नहीं है, देन क्या मतलब है इसके लिए? आई थिंक दिस इज टोटली नॉट ए बिग बजट बिकॉज दिस इज लाइक एन इलेक्शन मैनिफेस्टो थिंग्स। जस्ट बिफोर द इलेक्शन दे डन समथिंग। मोदी बजट के फायदे गिना रहे हैं, विरोधी अभी भी ताना ही मार रहे हैं, झूठ का पिटारा वाला झुंझुना ही बजा रहे हैं। राहुल बजट सेशन के लिए संसद पहुंचे तो गाजे बाजे के साथ उनका वीडियो घूमने लगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करना शुरू किया तो सदन के भीतर विपक्ष कितना सीरियस था इसका आइडिया भी मिल गया। To enhance growth potential and job creation, crowned in 87 मिनट तक मोदी बजट की हर छोटी बड़ी बात की बारीकियों को नोट कर रहे थे, फुल्ली फोकस थे। जबकि विरोधी आउट ऑफ फोकस दिखे, मोदी को ही कोसते रहे। राहुल ने तो बजट पेश होने के कई घंटों बाद तक कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन राहुल की पार्टी ने पहले से बनाया हुआ पोस्टर वायरल कर दिया। जयराम रमेश ने पिछले साल के बजट को अच्छा बताया, मगर इस बार के बजट को ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर वाले शब्दों के मायाजाल में परोस डाला। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने तो इस बार के बजट को मोदी का आखिरी बजट बताकर 24 में मोदी की विदाई वाला सपना भी देखना शुरू कर दिया। बजट तो एक ही था, लेकिन मोदी के दुश्मनों ने अपने अपने तरीके से उसे मोदी बजट का नाम देकर अच्छे फैसलों को भी नजरअंदाज कर दिया। केजरीवाल ट्विटर पर आए और 87 मिनट की बजट वाली स्पीच को 4 लाइन में निपटा डाला। मोदी के विरोधियों का एजेंडा क्लियर है। मोदी के विरोधियों का एजेंडा क्लियर है। सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखकर बजट पर बोल रहे हैं। सबका बयान पहले से फिक्स था। बजट पेश होने के बाद कैसा रिएक्ट करना है, कैमरे पर क्या कहना है, हर कोई मानो अपने डायलॉग रट के आया था। अब देश के बजट से पंजाब गायब है। ये समझ नहीं आती कौन सा बदला ले रहे हैं ये पंजाबियों से। इन्होंने कहा है कि जी कि नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। कब से खोलेंगे, कब से वो चल रहे होंगे, कोई उसमें डिटेल नहीं है। कागज में लिपटा हुआ एक लिखती एक स्क्रिप्ट थी। इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में 2024 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहां दुगनी की है? तो मुझे तो लगता है ये कोई बदला ले रहे हैं पंजाब से। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया। कुछ भी नहीं मिला बिहार को। आप देखिएगा बिहार ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से सांसद भाजपा के लोगों को जितवाया। आज उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। आज लगभग 8 साल जो है 8 साल से ऊपर हो गए सरकार को। क्या मिला बिहार को? राहुल दिन भर चुप रहे, सदन के भीतर बाहर भारत जोड़ो के नारे लगवाते रहे। बजट के वक्त ध्यान मुद्रा में बैठे रहे, कुछ सोचते रहे और शाम होते होते बजट वाला टेक्स्ट फिट करके वही पुराना मित्र मित्र वाला बोलने लगे। बुधवार दोपहर प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच की शुरुआत अमृतकाल शब्द से की, मगर शाम में राहुल ने उसमें मित्रकाल वाला नैरेटिव फिट कर दिया। राहुल ने लिखा, मित्रकाल के बजट में जॉब के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने का कोई प्लान नहीं है, भेदभाव मिटाने का कोई इरादा नहीं है, और यह कहकर अपनी बात खत्म की कि मोदी सरकार के पास भारत के फ्यूचर का कोई रोड मैप ही नहीं है। राहुल के ट्वीट करने भर की देरी थी, मोदी विरोधी इकोसिस्टम दाना पानी लेकर कूद पड़ा। फिल इन द ब्लैंक्स वाला फॉर्मेट सबकी टाइमलाइन पर दिखने लगा। मोदी सरकार के 23 वाले बजट में मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया, टैक्स में रियायत दी गई, हर तबके की बेहतरी का रोड मैप रेडी किया गया। मगर मोदी के दुश्मन पूछ रहे हैं कि इस बजट से किसको फायदा हुआ।
कांग्रेस के इकोसिस्टम ने प्लानिंग के तहत जानबूझकर हर ट्वीट में अमृतकाल पर अटैक किया। बार बार मोदी के मित्र, मोदी के अरबपति दोस्त, वोट और चुनाव जैसे शब्दों का ही जिक्र किया। जो ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी करके उसके तहत जो उनको फायदेमंद होगा उसी के तरफ ध्यान दिए हैं। कौन से गरीब के लिए ये बजट बना है, मैं समझूंगा जो अमीर लोग हैं उनके लिए। और इनकम टैक्स हमने 5 से 7 लाख कर दिया। भाई इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, कोई 2 लाख कोई बड़ी राहत नहीं है। वो भी अपने हिसाब से उन्होंने किया कि मिडिल क्लास को कैसा अट्रैक्ट करे। उनके पार्टी में चर्चा हो गई कैसा अट्रैक्ट करे, और वो दूसरे ट्राइबल वोट्स लाने के लिए क्या कोशिश करे, शेड्यूल कास्ट के वोट्स को क्या कोशिश करे। इनके 8 साल कंप्लीट हो गए, अब 9 साल भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस 8 साल में इन्होंने जो करना था वो कुछ भी नहीं किया। The world has recognized the Indian economy as a bright star. सवाल यह है कि मोदी विरोधी इस बजट से इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं? दीदी ने क्यों कहा पैसे नहीं हैं, पॉकेटमारी करनी है? ममता ने मोदी सरकार के बजट को गरीब विरोधी क्यों बताया? मायावती ने यह क्यों लिखा कि सरकार सिर्फ नए वादों की झड़ी लगा रही है, झूठी उम्मीदें दिखा रही है? और अखिलेश क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार बड़े लोगों के लिए ही बजट बनाती है? विपक्षी नेताओं के इन सारे सवालों का जवाब बजट में छिपे उन संकेतों में है जिसका सीधा कनेक्शन 24 के चुनाव से है। बजट में आम आदमी के लिए और देश की गरीब जनता के लिए बहुत कुछ है। टैक्स में छूट बढ़ाकर मिडिल क्लास को खुश किया गया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है, जो सीधे सीधे मोदी के लिए बूस्टर डोज है। सरकार ने कई योजनाओं का बजट बढ़ाकर लोगों को सीधा फायदा पहुंचाया है। इस बार के बजट में मोदी ने न्यू एज का जो खाका रेडी किया है वो भी गेम चेंजर है। यानी इस बजट में मोदी ने युवाओं का भी ध्यान रखा है, महिलाओं पर भी फोकस किया है, किसानों की भी फिक्र की है। इंफ्रा से लेकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले रेलवे तक अमृतकाल में मोदी का बजट देश के साथ साथ बीजेपी के चुनावी फायदे का बजट है और इसीलिए विरोधी खेमे में इतना हड़कंप मचा है। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। मोदी सरकार के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर खुश है, व्यापारी वर्ग संतुष्ट हैं, नौकरी पेशा लोग खुश हैं, किसान खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, युवा वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, नौकरी की तलाश करने वालों के लिए इस बजट में हर तबके के लिए कुछ न कुछ जरूर है। और तय मानिए असर 24 पर भी पड़ेगा। आज पूरे दुनिया में जबकि हालात इतना चैलेंजिंग है सबको, फिर भी भारत देश एक शाइनिंग स्टार जैसे दिख रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और अगले साल में भी वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा। आईएमएफ का कल का मानना भी वही है। हमारे मन में अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो, उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही महीने पर जो चाहिए वो करना, जैसे स्टार्टअप में शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी
महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। 24 से पहले मोदी के इसी महत्वाकांक्षी बजट को देखकर पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर विरोधी खेमे में तिलमिलाहट है, घबराहट है। हालत तो ऐसी हो गई है कि अब मोदी के दुश्मनों को बजट में हिंदू मुसलमान तक दिखने लगा है। भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको ख़त्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है। खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो लोग को रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस देश में तो सबसे ज़्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है? उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या? तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है। यानी एक लाइन में समझें तो मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। इसे दो तस्वीरों से भी समझ लीजिए। 2023 के बजट से मोदी ने देश की दिशा और दशा तय कर दी है और 24 की विनिंग स्क्रिप्ट भी लिख दी है। यानी बजट पे भी चर्चा और चुनाव पे भी चर्चा। इसीलिए विरोधी खेमा बजट पर बांट रहा है भ्रम फैलाने वाला पर्चा। इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ स्मृति ईरानी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। प्रधानमंत्री ने आज के इस बजट के बाद जो अपना संबोधन दिया, उन्होंने बताया बजट सबके लिए है, अमृतकाल का पहला बजट है और उन्होंने कहा कि ये एक विकसित भारत के संकल्प के लिए लिया गया पहला कदम है। तो सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं आज कि इस बजट में ऐसा क्या है जो भारत को उस दिशा में ले जा रहा है। देखिए, आज का ये बजट न सिर्फ ग्रामीण अंचल में महिला सहायता समूह के बारे में चर्चा करता है, 9 करोड़ बहनों का जो टैलेंट है उसको किस प्रकार से देश की धरा पर और सशक्त कर सकते हैं उसका प्रावधान करता है। साथ ही साथ डिफेंस का सबसे ज़्यादा एलोकेशन आज के इस बजट में हर हिंदुस्तानी को प्रफुल्लित कर रहा है। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भविष्य के भारत का, विकसित भारत का भविष्य जो है वो कैसा भविष्य है, उस विकसित भारत के भविष्य में सिकल सेल एनीमिया की कोई जगह नहीं है। आज विशेष सिकल सेल एनीमिया जो 7 करोड़ हिंदुस्तानियों को प्रभावित करता है, उससे किस प्रकार से निजात पाई जाए उसका लक्ष्य इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। फ्यूचर क्या है हमारी इकोनॉमी का और मैन्युफैक्चरिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक प्रमुख अंग है। आज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से उसके निर्माण का ये बजट है। लेकिन साथ ही केयर इकोनॉमी हमारे राष्ट्र में सबसे एक सुदृढ़ व्यवस्था होने वाली है, जिससे सिर्फ राष्ट्र की दरकार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक योगदान दे सकता है। उस दृष्टि से 150 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी उसी दिशा में एक बहुत ही प्रमुख कदम है। प्रीति जी, वैसे ये उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी कि ये बजट के बारे में आपका विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी को ये अच्छी बातें कहेगी, लेकिन राहुल जी की बात मैं जरूर रखना चाहता हूं आपके सामने। उन्होंने ये कहा है कि ये मित्रकाल का बजट है। सरकार कह रही है अमृतकाल, वो कह रहे हैं मित्रकाल। और मित्रकाल के बजट में बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती आर्थिक असमानता पर कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आज जब उन्होंने मित्र का उल्लेख किया है इस अमृतकाल में, तो वो मित्र कौन है? 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त का अनाज देना, 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके मोदी सरकार के मित्र देश के गरीब हैं। आज जब उल्लेख होता है कि 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक के खाते में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचाया, तो वो मित्रकाल का मित्र कौन है? देश का किसान मोदी का मित्र है। आज जब प्रधानमंत्री आवास योजना में इजाफा होता है 66% का, तो वो गरीब कौन है जिसके अब तक 3 करोड़ घर बन चुके हैं? वो गरीब वो है जो आज मोदी का मित्र आप उसे कहते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि अभिनंदनीय है कि अमृतकाल गरीब को मित्र बनाता है। देश के प्रधानमंत्री का अमृतकाल मध्यम वर्गीय को प्रधानमंत्री का मित्र बनाता है। इसी मित्रता की वजह से ही तो भारत विकसित होगा और भारत का भविष्य जो है वो और सशक्त होगा और मजबूत होगा। स्मृति जी, कांग्रेस पार्टी लेकिन ये कह रही है कि जिस गरीब को आप मित्र बनाने की बात कह रही हैं वो केवल चुनाव की वजह से है। ये पॉपुलिस्ट बजट है, केवल अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए। देखिए, आज अगर आप गरीब की बात करें और अगर आप कहते हैं कि इस गरीब को सिर्फ बजट के लिए मोदी जी ने आज पॉपुलिज्म की दृष्टि से
कोई ना कोई अनाउंसमेंट की। तो ये वो गरीब है जिसमें से 40 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के पास तो बैंक का खाता नहीं था। और जब नरेंद्र मोदी ने गरीब के लिए बैंक का खाता खोलने की शुरुआत की तब कोई चुनाव नहीं था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता है कि जिस गरीब को आज तक बैंक का दरवाजा सिर्फ बंद दिखाई देता था, बैंक चल के उसके दरवाजे जाए। 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता पहली बार खोला जब, तब कोई चुनाव नहीं था। 11 करोड़ हिंदुस्तानी परिवारों के लिए जब टॉयलेट बनाने की घोषणा की तब कोई चुनाव नहीं था। किसी औरत ने इस देश में प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा था कि मुझे जन औषधि केंद्र में 1 रुपए का सैनिटरी पैड चाहिए। इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। किसी बेटी ने आकर ये नहीं कहा था कि मेरे स्कूल में अलग से मोदी जी टॉयलेट बना दीजिए, मैं वोट दे दूंगी, क्योंकि बच्चे वोट नहीं देते। लेकिन मोदी जी ने स्कूल में बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट बनाया। आज के बजट में भी बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और उसकी व्यवस्था के लिए प्रदेशों में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसकी भी बात हुई, बच्चे वोट नहीं देते। तो जिनकी लालसा मात्र राष्ट्र की चिंता नहीं है, जिनकी लालसा मात्र राष्ट्र की सत्ता है, वो बजट को जिस प्रकार से चर्चा में लाना चाहिए उनका अधिकार है। राष्ट्र जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है कि मोदी भारत के, और भारत का सम्मान, भारत का समर्थन मोदी के लिए। प्रीति जी, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं पी चिदम्बरम, देश के कई बार वित्त मंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई है, जिम्मेदारी ली है। वो तो आज ये गिन रहे थे कि निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार कौन से शब्द कहे, तो उन्होंने गिन करके बताया। देखिए, एक बार भी उन्होंने बेरोजगारी का नाम नहीं लिया, एक बार भी गरीबी शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, एक बार भी उन्होंने असमानता शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो इतना ही कहूंगी कि उन्होंने बजट की शुरुआत ही इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से की। मैं आशान्वित थी कि चिदम्बरम जी को इंक्लूसिव शब्द की परिभाषा पता है, लेकिन वो क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ विशेषज्ञ अपने आप को मानते हैं, तो मैं तो एक गृहिणी के नाते एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि जब वो वित्त मंत्री थे तो चप्पल पे कितना टैक्स भरता था हिंदुस्तान का साधारण नागरिक। जब वो वित्त मंत्री थे तो टूथपेस्ट पे 27% का टैक्स भरते थे हिंदुस्तान के नागरिक। जब मोदी प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री से तो उन्होंने उस दर को घटाकर 18% कर दिया। जब वो मुख्यमंत्री थे, गृहिणी से पूछ लीजिए, किशमिश पर 12% का टैक्स लगता था। निर्मला सीतारमण बनी है तो किशमिश कम से कम 5% टैक्स पे आया है। चप्पल के लिए वो 10% का टैक्स देते थे, निर्मला जी ने उसको टैक्स को घटाया है। जब वो वित्त मंत्री थे तब आप साबुन का कर ले लीजिए तो वो 27% था, निर्मला जी ने उसको घटाया। जब वो वित्त मंत्री थे तो हमारे शहरों में सुअर की लाइन कैसे बने, सड़क पे कैसे कचरा उठाया जाए, सड़क कैसे बने, उसके लिए वो अर्बन लोकल बॉडी को सिर्फ 1 लाख करोड़ भेजते थे। मोदी सरकार उसी अर्बन लोकल बॉडी में देश भर में 18 लाख करोड़ रुपया भेज रही है। जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने किसान के खाते में 1 भी रुपया जमा नहीं किया। मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया 11 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में जमा कर दिया। अगर आपको कंपैरिजन ही करना है कि वो जब वित्त मंत्री थे तो क्या हाल था देश का, तो थोड़े से आंकड़े तो मैंने ही आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक और नेता का कमेंट बताता हूं। वो तो ये खुल के कह चुके हैं कि आज केंद्र में मोदी जी हैं, कल को मैं भी हो सकता हूं, अरविंद केजरीवाल। वो ये कह रहे हैं ये बजट ऐसा है ताकि मैं जी उन्होंने तो ये कहा है कि ये पहली बार ऐसा बजट देख रहे हैं जो महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। शिक्षा का बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, ऐसे बजट तैयार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश का बजट है, इसलिए शायद उन्होंने जिस सूक्ष्म दृष्टि से और विपक्षीय दृष्टि से बजट को देखा तो निश्चित रूप से उनसे सराहना की अपेक्षा नहीं है। अगर गरीब के लिए बजट है और गरीब को 2 लाख करोड़ रुपए से 1 साल के लिए मुफ्त का अनाज मिल रहा है, उससे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों आपत्ति है, ये तो आप उनसे पूछिए। अगर गरीब की बेटियां नर्सिंग कॉलेज में जाएंगी, उसके लिए 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस बनने वाले हैं, उसके लिए क्यों आपत्ति जता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसका जवाब वो दें। अगर आज मोदी जी बात करते हैं कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा का एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड मिलेगा जो देश के किसानों को जाएगा, जो मत्स्य संपदा योजना को जाएगा अथवा एनिमल हस्बेंड्री को जाएगा, उससे केजरीवाल जी को क्यों एतराज है, तो केजरीवाल जी जाने। अगर आज हम कहते हैं कि कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 33% का इजाफा होता कि सड़कें ज्यादा बने, एयरपोर्ट ज्यादा बने, डैम बने, लोगों को नौकरियां मिले, तो उससे अरविंद केजरीवाल क्यों परेशान है, तो वो जाने। मैं तो इतना ही कहूंगी, भविष्य के भारत का बजट वर्तमान को सशक्त करने का ये बजट है। प्रीति जी, दरअसल विपक्ष को इस बात से भी ऐतराज हो रहा है और कई नेताओं ने बात कही आज कांग्रेस पार्टी के कि मोदी जी हर बार जब कोई योजना या बजट लाते हैं
तो उसमें वो उस साल की बात नहीं करते, पहले उन्होंने 2022 का लक्ष्य दे दिया था, अब उन्होंने 2047 कह दिया है। तो कहते हैं कि हमेशा क्या मोदी जी रहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगी कि मोदी जी के इस लक्ष्य से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को ऐतराज नहीं है। क्या वो ज्यादा संकेत नहीं बताता आपको विपक्ष से? जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्मृति जी आपका। आज अगर किसी से भी आप ये पूछें कि बजट की बड़ी बातें क्या हैं, तो सबसे पहले वो आपको इनकम टैक्स में रिबेट की बात बताएंगे। मोदी ने कितना दिया, जेब में कितने पैसे आए, इस सब का हिसाब आज सब लगा रहे हैं। हेडलाइन इसी की बन रही है। सैलरी वाले संतुष्ट हैं, नॉन सैलरी वाले भी खुश हैं, कॉर्पोरेट हो या किसान, सबको मोदी के इस बजट में कुछ ना कुछ मिला। महिलाओं को हायर रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, बुजुर्ग अपने खाते में 15 लाख की जगह 30 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। छोटी कंपनियां चलाने वाले, दुकान, छोटी फैक्ट्री चलाने वाले, मोदी ने किसके लिए क्या किया, किसको कितना दिया, किस जरिए से दिया, किसे डायरेक्ट दिया, किसे इनडायरेक्ट तरीके से दिया, उसमें कितना वोट भी है, यह भी आपको समझाते हैं। बजट से नरेंद्र मोदी के कितने वोट बढ़े? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? बजट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मिडिल क्लास की हो रही है। सोशल मीडिया पर भी मिडिल क्लास ही ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ मोदी हैं तो मुमकिन है ट्रेंड कर रहा है। मिडिल क्लास के बारे में कहते हैं कि मोदी का पक्का वोटर है, लेकिन मिडिल क्लास को महंगाई का गुस्सा है। मोदी ने उनकी जेब में कितने पैसे डाले? नरेंद्र मोदी के एक फैसले से मिडिल क्लास के 60 से 70 लाख वोटर टैक्स के दायरे से बाहर आ गए। कम से कम 33,800 रुपए का बेनिफिट मिला। इनमें से बहुत से लोग मोदी के वोट बैंक से जुड़ेंगे। 2024 तक 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर देने के लिए 79,000 करोड़, करीब 6 से 9 करोड़ वोटर का फायदा। पिछड़ा समाज की 130 जातियों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय मदद से 1 करोड़ वोटर का होगा फायदा। 80 करोड़ गरीबों को अगले 1 साल तक फ्री का राशन कंटिन्यू रहेगा। 3 लाख करोड़ का खर्चा, करीब 53 करोड़ वोटर का फायदा। महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग स्कीम, 2 लाख की बचत पर 2 साल तक 7.5% का ब्याज। इसके दायरे में होंगे करीब 48 करोड़ वोटर। मिडिल क्लास, पिछड़ा वोटर, वंचित और बेघर, गरीब लाभार्थी और महिला वोटर, ये सब मिलकर मोदी का कोर वोट बैंक बनाते हैं। बजट के बाद कितने वोटर और ऐड हुए? अब एक एक करके आपको बताते हैं कि मोदी ने कैलकुलेशन कैसे किया। शुरुआत मिडिल क्लास से। जानते हैं हिंदुस्तान में कितना बड़ा मिडिल क्लास है? अमेरिका की जितनी आबादी है उसका 2 गुना। देश भर में 52 करोड़ लोग नौकरी या रोजगार करते हैं। IMF का डाटा कहता है कि इनमें से 83% यानी करीब 43 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जिनकी एक बंधी बधाई इनकम है जिस पर टैक्स लगता है। मोदी ने सबसे बड़ा बोनांजा ऑफर इसी मिडिल क्लास को दिया है। अब तक 5 लाख की आमदनी पर टैक्स नहीं लगता था। अब सालाना 7 लाख तक की आमदनी हो तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी महीने में 58,333 रुपए तक की आमदनी पूरी तरह टैक्स फ्री। 7 लाख वार्षिक की आमदनी पर पहले 33,800 का टैक्स बनता था, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड क्लास हो या नॉन सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास के 96% परिवार साल के 7 लाख से कम आमदनी में घर चलाते हैं। मोदी ने इन सब टैक्स के झंझट से मुक्त कर दिया। आमदनी 7 लाख से ज्यादा हो तो भी मिडिल क्लास का फायदा ही फायदा है, क्योंकि मोदी का 24 वाला ऑफर जबरदस्त है। महीने की 75,000 या साल की 9 लाख आमदनी हो तो पहले 62,400 टैक्स लगता था, अब 46,800 रुपए देने होंगे, यानी 15,600 की शुद्ध बचत।
महीने की 90,000 या साल में 10,80,000 की आमदनी हो तो पहले 94,640 टैक्स लगता था, अब 74,880 रुपए टैक्स देना होगा, यानी 19,760 रुपए की बचत। महीने की आमदनी 1 लाख या साल के 12 लाख की आमदनी हो तो पहले 1,19,600 टैक्स लगता था, अब 93,600 रुपए टैक्स देना होगा, यानी 26,000 रुपए की बचत। महीने की 1.25 लाख या साल के 15 लाख की आमदनी हो तो 1,95,000 की जगह अब 1,56,000 का टैक्स भरना होगा, यानी 39,000 रुपए सालाना की बचत। महीने में 1.5 लाख या साल में 18 लाख की आमदनी हो तो पहले 2,88,600 का टैक्स लगता था, अब 2,23,220 रुपए टैक्स देना होगा, यानी 55,380 रुपए की बचत। महीने में 2 लाख या साल में 24 लाख रुपए आमदनी हो तो पहले 4,75,800 का टैक्स लगता था, अब 4,20,420 रुपए टैक्स देना होगा, यानी यहाँ भी 55,380 रुपए की बचत। पिछले 10 साल में सैलरीड क्लास को ज्यादा कुछ नहीं मिला था। चुनाव से पहले ये मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसमें मोदी ने झोली खोल दी। बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। देश में करीब 1.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। इनमें से 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, 1 करोड़ 5 लाख राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, करीब 14 लाख सैनिक हैं। ये सभी लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। इनके अलावा करीब 1 करोड़ लोग पेंशन लेते हैं, वो भी टैक्स रिटर्न भरते हैं। प्राइवेट सेक्टर को मिला दें तो करीब 6 करोड़ सैलरी लेने वाले लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं। 3 करोड़ लोगों के पास दिखाने के लिए कोई इनकम नहीं है। 50 लाख लोग 2.5 लाख से कम कमाते हैं। करीब 1 करोड़ लोग 5 लाख से कम कमाते हैं, यानी अब तक 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स जमा करते थे। मोदी ने टैक्स फ्री इनकम 7 लाख कर दिया तो 60 से 70 लाख लोग इनकम टैक्स के दायरे से निकल जाएंगे। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 5 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। 3 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख की आमदनी पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख की आमदनी पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम में पहली बार 52,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ा गया है। इसका फायदा तब मिलेगा जब सालाना इनकम 15,52,500 रुपए से ज्यादा हो। देश में 2 तरह की टैक्स रिजीम है, नई और पुरानी। बजट के सारे फायदे नए टैक्स रिजीम में ही मिलेंगे। आपके लिए नए और पुराने टैक्स रिजीम में क्या बेहतर है, इसे आगे समझाएंगे। पहले ये बताते हैं कि मोदी सरकार ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? पहला मतलब यह है कि जब टैक्स रिटर्न भरने के लिए लॉग इन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम का पेज खुलेगा। दूसरा मतलब यह है कि अगर रिटर्न नहीं भरेंगे या गलत रिटर्न भरेंगे तो इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही डिमांड जनरेट करेगा और न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार ही टैक्स वसूली का नोटिस पकड़ाएगा। मोदी ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई रियायत नहीं दी है, क्योंकि सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म करके सबको न्यू टैक्स रिजीम में लाना चाहती है।
आपके लिए क्या अच्छा है? अगर आपने होम लोन लिया है, LIC की पॉलिसीज ली हैं, बच्चे की स्कूल फीस क्लेम करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराकर कुछ टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए पुराना टैक्स सिस्टम ही फायदेमंद है। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसे नहीं लगा पाते, तो आपके लिए नया टैक्स सिस्टम ही अच्छा है। सोच को ही बदलना है। जब रेट कम है और आपके हाथ में पैसा बचता है, आपके मर्जी जहां लगाना है। ठीक। ओल्ड रेजिम में रेट भी ज्यादा, आपको प्रोत्साहन भी दें, आखिर नेट नेट आपको वही बचता है। इधर वो प्रिटेंशन नहीं है कि हम रेट ज्यादा रख करके मगर आपको एक आध एग्जाम्पशन दे करके हमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं मगर टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। इधर रेजिम सिंपल है, उतना टैक्स ना पे करो, कम पे कर दो, बचा हुआ पैसा से आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या तो बच्चे के ऊपर कुछ खर्च करेंगे, वो आपके मर्जी। मैं ये मानती हूँ कि टैक्स पेयर को हम इतना कम आंकड़ा ना करें। 24 में आंशिक बजट ही पेश होगा, इसलिए प्रधानमंत्री के लिए 24 से पहले तोहफे बांटने का यह आखिरी बड़ा मौका था। मोदी ने किसको क्या दिया? किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, सरकार भी मानती है कि कसर रह गई। फिर भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए की मदद जारी रहेगी। मोटा अनाज उगाने वालों के लिए मोदी श्री अन्न योजना के तहत इंसेंटिव देंगे। मोदी को मोटे अनाज का लंच करते और सांसदों को भी मोटे अनाज का लंच कराते आपने जरूर देखा होगा। मोदी अब अगर किसानों को भी मोटा अनाज उगाने के लिए कह रहे हैं तो उसमें मोदी का क्या फायदा है और किसानों को क्या फायदा? भारत मिलेट यानी मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत मोटे अनाज का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, रामदाना, चीना और सामा शामिल किए जाते हैं। सदियों से ये भारतीय भोजन परंपरा के अंग रहे हैं। रेशेदार होने के कारण ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं। मोदी मोटे अनाज को प्रचारित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री G20 में भी इसे प्रमोट कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोटा अनाज पैदा करने में बहुत कम लागत लगती है, फसल बर्बाद होने का जोखिम कम होता है, इस तरह मुनाफे के चांस बढ़ते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी गोनिका के पास। बजट पेश कर दिया है, अमृत काल का इसे पहला बजट कहा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, सबसे पहले तो इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी इस पर प्रतिक्रिया, अमृत काल का पहला बजट, कैसे आप इसे देखते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसा विजनरी बजट पेश किया है। आप देखिए, सारी दुनिया भर में आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही आज विकराल है। ऐसे में हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है। आज के इस बजट से जिस तरह की ग्रोथ, जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिस तरह की हर एक समाज के हर वर्ग को समावेश करने की जो भावना है, उससे हिंदुस्तान विश्व भर में ग्रोथ का नया इंजन बन के उभरेगा। सर, क्योंकि रेलवे को मिला है 2.4 लाख करोड़ रुपए, इतना बड़ा एलोकेशन है और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन है ये, तो कैसे इसको खर्च करने की प्लानिंग की जा रही है? रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए क्या क्या और आगे रेलवे की प्लानिंग है इस पर? आप देखिए, 8 साल पहले कैसी परिस्थितियां थी, किसी भी स्टेशन पे जाते, किसी ट्रेन में जाते, कैसी परिस्थितियां थी, गंदे मैले कुचले, जिस तरह की जैसी कंडीशन थी। आज आप देखिए, पीएम साहब ने 8 साल में रेलवे में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ट्रेन साफ सुथरी है, समय पे चलती है, स्टेशन साफ सुथरे हैं, बहुत जगह नए स्टेशन बन गए। अब एक मैसिव तरीके से कैंपेन मोड में लेके 1275 रेलवे स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा वर्ल्ड क्लास स्टेशंस के स्टैंडर्ड्स पे। वंदे भारत ट्रेन आपने देखी किस तरह से पैसेंजर्स ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। वर्ल्ड क्लास ट्रेन है। अभी मैं डावोस से ज्यूरिख में ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से। उस ट्रेन में और इस ट्रेन को अगर कंपेयर करें तो वंदे भारत राइड क्वालिटी में बेटर आती है, एक्सीलरेशन में बेटर आती है, साउंड क्वालिटी उसके अंदर बिल्कुल साउंड नहीं रहती है वंदे के अंदर। वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी है। अब इसका रैंप अप करेंगे प्रोडक्शन। अभी ICF चेन्नई में बनती है, अब बहुत जल्दी सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में भी वंदे भारत बनेगी। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज में हाइड्रोजन ट्रेन अभी दुनिया में सिर्फ 2 या 3 देशों ने बनाई है, 3 देशों ने बनाई शायद। हिंदुस्तान उसमें चौथा देश होगा जो कि हाइड्रोजन ट्रेन खुद की डिज़ाइन करे। प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी एकदम क्लियर टारगेट दिया है कि हिंदुस्तान में डिज़ाइन होनी चाहिए,
हिंदुस्तान में ही बननी चाहिए, तो उस टारगेट को लेके चल रहे हैं। दिसंबर तक हाइड्रोजन की ट्रेन भी बन के रेडी होगी, जिसको हेरिटेज सर्किट्स में चलाएंगे। तो बहुत ही एक सारे के सारे डायमेंशंस पे, सेफ्टी पे, ट्रैक पे, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो अपग्रेडेशन करना, उस पे हर एक एस्पेक्ट पे रेलवे में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने का पीएम साहब ने विजन दिया है। सर, क्योंकि बात आपने की वंदे मेट्रो की भी, वंदे मेट्रो कब तक आने का प्लान है और क्या ये वंदे भारत से एक अलग तरीके का वर्जन है? कैसे ये चलेगी, क्या इसको लेकर प्लान है? और क्योंकि आपने हाइड्रोजन ट्रेन का भी जिक्र किया, ये हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चलेगी, क्या इसका पूरा प्लान है सर इसको लेकर? हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक चल पड़ेगी, वो भी हिंदुस्तान में डिजाइन, हिंदुस्तान में बनी हुई। बहुत बड़े गर्व की बात है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के चैलेंजेस दिए और जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उससे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का एक नया रूप निकल के आ रहा है। जो हम लोगों का टैलेंट है, हमारा इंजीनियर्स का टैलेंट है, वो उभर के आ रहा है। वंदे मेट्रो पीएम साहब का विजन इसमें ये है कि जैसे दो शहर अगर 50-60 किलोमीटर के गैप में हो, तो उनको कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक मेथड होना चाहिए, बहुत अच्छा एक मोड होना चाहिए, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हो, जो कि तेजी से बहुत फ्रीक्वेंटली चले और कनेक्ट कर सके दो शहरों को। उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। इस साल के मिडिल तक, जुलाई अगस्त तक करीब करीब डिज़ाइन कंप्लीट होके ट्रेन निकलेगी और अगले साल उसको रोल आउट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। सर, वंदे भारत का जिस तरीके से नेटवर्क फैल रहा है, अब तक 8 ट्रेन हम देख चुके हैं और अब आगे अगर हम 1 साल की बात करें तो कितनी ट्रेन और आगे वंदे भारत चलाने का प्लान है? क्या पूरे भारत में अगर कहें तो नेटवर्क पूरा जाल फैल जाएगा वंदे भारत का? बिल्कुल, करीब करीब 300-400 शहरों को वंदे भारत से जोड़ा जाएगा। बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब तो करीब हर हफ्ते 8 दिन में नई ट्रेन निकल जाती है। अभी कुछ ही दिनों बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी मुंबई से शिरडी के लिए और शोलापुर के लिए, पुणे शोलापुर के लिए और शिरडी के लिए, नासिक शिरडी के लिए, इन दोनों रूट्स के लिए वंदे भारत लॉन्च करेंगे। तो शहर देश के कोने कोने को जोड़ने का पीएम साहब ने संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्धि की तरफ पहुंचाने के लिए पीएम साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वंदे मेट्रो अगर हम कहें तो क्या ये जो लोकल ट्रेन चलती हैं, क्या ये उसका रिप्लेसमेंट होगा? क्या हम वो भी कह सकते हैं इसे कि छोटे डिस्टेंस पे जो ट्रेनें चलेंगी वैसी ही होंगी? ये छोटे डिस्टेंस पे चलने वाली ट्रेन होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस मैक्सिमम, तो उस कॉन्सेप्ट में बन रही है। तो क्या मुंबई के जिस तरीके से लोकल ट्रेन है, क्या एक तरीके से कहें उनका रिप्लेसमेंट भी ये हो सकती है? काफी अलग कॉन्सेप्ट है। मुंबई लोकल ट्रेन कॉन्सेप्ट है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। एक नई तरीके से, नई सोच के साथ काम हो रहा है। जैसा आप दुनिया भर में देखेंगे, रीजनल ट्रेन्स का जो जाल होता है, उस कॉन्सेप्ट में बनाया जाए। छोटे शहरों को कनेक्ट करने के, शहरों को या दो आसपास के शहरों को, छोटे बड़े कुछ भी हो, मान लीजिए फरीदाबाद और दिल्ली है, आसपास के शहर है, राइट। आप समझो लखनऊ और कानपुर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उस तरह की। सर, क्योंकि आपके पास 2 और मंत्रालय हैं, उन पर भी अगर एक हम थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा कर ले कि उन मंत्रालयों को लेकर जो बजट एलोकेशन हुआ है, जो उसको लेकर घोषणाएं हुई हैं बजट में, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा बजट एलोकेशन हुआ है टेलीकॉम के लिए। 52,000 करोड़ रुपीस बीएसएनएल के लिए। बीएसएनएल का 1,64,000 करोड़ का जो रिवाइवल पैकेज था, बहुत अच्छा चल रहा है। रिवाइवल की फेज में बीएसएनएल आ गया है और इस साल हिंदुस्तान में बना टेक्नोलॉजी स्टैक, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक, वो कंप्लीट लगाया जाएगा बीएसएनएल में 4G और 5G। इस साल के अंत तक बीएसएनएल भी 5G इनेबल्ड हो जाएगा। बहुत अच्छी एक ग्रोथ फेज में जा रहा है बीएसएनएल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।